नमस्कार, मैं रविश कुमार। हर दिन खबरें आती है और चली जाती है, लेकिन आज की खबरें आपको हिला सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए आप हमें कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिए, वरना वो राज कभी नहीं जान पाएंगे जो गोदी मीडिया आपसे हमेशा छुपाती रही है। पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग के बाद गाजा से जुड़े 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव से किनारा कर लिया। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान के सुझावों पर आधारित नहीं है और इसमें उनके सहमति के बिना संशोधन किए गए। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भी इस निर्णय का समर्थन किया। हालांकि पाकिस्तान ने प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार किया है, परंतु गुप्त रूप से अमेरिका और अरब देशों के साथ संवाद जारी रहेगा। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को शानदार मुकाबले में 5 विकेट से हराया, लेकिन ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम ने पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने नकवी का समर्थन किया, जबकि बीसीसीआई ने विरोध जताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही मैदान पर जीत का जश्न मनाया। अमेरिका में H-1 वीजा शुल्क बढ़ाने के फैसले से भारतीय आईटी कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है। विश्लेषकों के मुताबिक तैनाती लागत और संचालन खर्च में बढ़ोतरी से लाभांश 4 से 13% तक घट सकता है। खास तौर पर टीसीएस जैसी कंपनियां अधिक प्रभावित होंगी। हालांकि कई फर्मों ने वीजा निर्भरता कम कर दी है, लेकिन लागत में उछाल से मुनाफे पर असर रहेगा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि कंपनियां बड़ी लागत ग्राहकों पर डाल सकती हैं। परिणाम स्वरूप निफ्टी आईटी इंडेक्स में गिरावट आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जैन समुदाय की आबादी भले केवल 0.5% हो, लेकिन कर संग्रह में उसका योगदान 24% के आसपास है। उन्होंने जीतो कनेक्ट 2025 कार्यक्रम में कहा कि जैन समाज मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उन्होंने बताया कि यह समुदाय शिक्षा, औषधि और विमानन जैसे क्षेत्रों में अग्रणी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आज खिलौनों से लेकर टैंकों तक का उत्पादन कर रहा है और वैश्विक औद्योगिक केंद्र बन रहा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को कहीं भी खत्म करने की क्षमता रखता है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए गए, जिनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। एपी सिंह ने कहा कि भारत के पास खुफिया और तकनीकी क्षमता है, जिससे गहराई में छिपे ठिकाने भी नष्ट किए जा सकते हैं। उन्होंने दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ सभी सैन्य विकल्प भारत के पास खुले हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंध पहले जैसे ही हैं और उन्होंने उनके खिलाफ कभी गलत बात नहीं कही। उन्होंने जेडीएस प्रमुख के रूप में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को 5 गारंटी योजनाओं के कारण आर्थिक संकट का जिम्मेदार ठहराया। देवेगौड़ा ने कहा कि वे बाढ़ प्रभावित कलबुर्गी क्षेत्र का दौरा करेंगे और पीड़ितों के मुआवजे के लिए प्रधानमंत्री से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के पास बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त धन नहीं बचा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरने वालों को सीख दी कि केवल नारे नहीं, बल्कि पैगंबर की शिक्षाएं अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब ने कभी अपनी पत्नियों पर हाथ नहीं उठाया और घरेलू कार्य स्वयं किए। ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं को नशे से दूर रहने, रोजा रखने और नियमित नमाज पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस्लाम की सच्ची भावना आत्मसंयम और इंसानियत के पालन में है, न कि दिखावे में। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर निकली भीड़ पर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई को लेकर भाजपा के भीतर मतभेद उभरे हैं। जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता झांझैब सिरवाल ने पुलिस कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताया और कहा कि यह सबका साथ, सबका विकास की नीति के विपरीत है। सिरवाल ने चेताया कि यदि मुस्लिम समुदाय में भरोसा बहाल करने के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे इस्तीफा दे सकते हैं। कानपुर और बरेली में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिसमें यूक्रेन की गैस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी ऊर्जा कंपनी नेफ्टोगैज ने इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया
और कहा कि उन्हें गंभीर नुकसान हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार कई लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलें रात भर यूक्रेन में छोड़ी गईं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे कायरतापूर्ण करार दिया और कहा कि यह युद्ध को लंबा खींचने के लिए जानबूझकर किया गया अपराध है। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब आयोग परीक्षा के तुरंत बाद प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा, जिससे अभ्यर्थी गलत उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति दर्ज करने के लिए कम से कम 3 आधिकारिक स्रोत देना अनिवार्य होगा। फाइनल आंसर की परीक्षा के परिणाम के बाद ही प्रकाशित होगी। इस कदम से अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और योजना बनाने में मदद मिलेगी, जो देश की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त द्वारा आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर साझा किए गए वीडियो ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। वीडियो में उन्होंने संघ की तारीफ करते हुए शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने उन्हें नायक नहीं बल्कि नालायक करार दिया और कहा कि वह अपने पिता और परिवार की विचारधारा के विपरीत गए हैं। संजय दत्त पर 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में हथियार रखने के आरोप भी रह चुके हैं, जिनमें वे आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए और जेल की सजा काट चुके हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु और राष्ट्रीय हाईवे पर सभी राजनीतिक रैलियों, रोड शो और सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। यह आदेश करूर में हाल ही में हुई भगदड़ के बाद दिया गया, जिसमें 40 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। रोक तब तक लागू रहेगी जब तक आयोजनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार नहीं हो जाती। अदालत ने एसआईटी गठित कर करूर रैली की जांच का आदेश दिया और टीवीके के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा खगराछारी जिले में हुई हिंसा में अपनी संलिप्तता के आरोपों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे झूठा और निराधार करार दिया और कहा कि बांग्लादेश की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ होने के बावजूद दोष भारत पर मढ़ रही है। पिछले हफ्ते कथित बलात्कार के बाद हुई झड़पों में 3 आदिवासी पुरुषों की मौत हुई। अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले बढ़े हैं और हिंसा शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद और अधिक बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल गाजा शांति समझौते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है और भारत के सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि गाजा में शांति प्रक्रिया निर्णायक दौर में है और बंधकों की रिहाई एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम ने जोर दिया कि इजरायल फिलिस्तीन विवाद का समाधान संवाद और शांतिपूर्ण वार्ता से ही संभव है। भारत इस प्रयास का समर्थन करता रहेगा ताकि स्थायी और न्यायसंगत शांति स्थापित हो सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हिंसा को लेकर कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं के कारण संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। गुप्ता ने मजिस्ट्रेट जांच शुरू होने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने बातचीत शुरू करने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील भी दोहराई।